कि ये जो हमारे सेल्स है ना, इनको थोड़ा सा और समझते हैं और इनके कॉम्बिनेशंस को भी जरा सा समझते हैं। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि देखो, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि मानो अगर मैं बच्चों बैटरी लेती 20 वोल्ट की, इसका मतलब ये जो मेरे पास बैटरी है ना, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट करना था। ये मेरे आइडियल सेल्स होते हैं कि भाई अगर मानो कोई भी बैटरी है 20 वोल्ट की, तो जब मैं बोलूँ कि ये बैटरी इतने वोल्ट की है, मतलब मैं उसके ईएमएफ की बात कर रही हूँ। उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने की, पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की, उसको ईएमएफ बोला जाता है। तो अगर मानो मेरे पास कोई आइडियल सेल है, ठीक है, कि ये सेल किसी भी तरीके की चोरी वगैरह नहीं करता, किसी भी तरीके की काम चोरी नहीं करता, किसी भी तरीके का इसके अंदर आलसपन नहीं है, तो अगर मानो ये अगर बैटरी आइडियल है, तो अगर ये 20 वोल्ट की है तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी, अगर ये 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी। नॉन आइडियल बैटरी वो होती है जो अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करती। जैसे कि आइडियल तो वो हो गया जो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। अगर उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की है, तो वो अपने अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेगी, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट का एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्रिएट करेगी, है ना। वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मानो अगर मेरे पास एक ऐसा सेल हो जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस हो, जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोल लूँ कि भाई ये मेरे पास सेल है, इस सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो इसके पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की है एक्सटर्नली, उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट। तो अब ऑब्वियस सी बात है 20 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट करेगी, बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट करेगी। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मानो मैं बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर ना इस एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊं कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है 7 ओम का, ये मेरे पास बैटरी आ गई, तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ गई, और मानो मैंने तुम्हें बोला कि भाई जो बैटरी का ईएमएफ है वो है 20 वोल्ट। अब देखो मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, जैसे कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि भाई बताओ करंट कितना आएगा इस सर्किट के अंदर। मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, मानो मैं ये सारी चीजें पूछ लूँ, तो यार हाउ बेसिक इज दिस। इस पूरे के पूरे लूप में मेरे पास सिर्फ एक बैटरी है जो पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करेगी, और वो है मेरा 20 वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि भाई ये मेरे पास 20 वोल्ट की का ही एक रीजन है जिसकी वजह से आई का करंट फ्लो करेगा, और ये जो मेरे पास आई का करंट है 7 ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप क्रिएट करेगा और 3 ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप क्रिएट करेगा। तुम देखो ना, ये जो मेरे पास पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इसमें दो रेजिस्टर्स आ गए ना सीरीज में, कि अगर इसके अक्रॉस आई का करंट है, इसके अक्रॉस भी तो आई का करंट है, तो मैं बोल दूंगी कि दोनों रेजिस्टर्स मेरे पास सीरीज में आ गए, तो मैं बोल दूंगी कि बैटरी 20 वोल्ट की है, तो 20 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस क्रिएट हुआ, कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस क्रिएट हुआ, इसके अक्रॉस 7 आई हो गया, इसके अक्रॉस 3 आई हो गया। तो तुम देख पा रहे हो दैट 20 वोल्ट इट इज इक्वल टू 10 आई। तो आई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2 एम्पियर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि अगर मानो मैं एक्सटर्नल सर्किट को स्टडी करूं, एक्सटर्नल सर्किट देखो बच्चों, ये है मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट, ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है मेरा एक्सटर्नल सर्किट। तो अगर मानो मैं तुमसे पूछूंगी भाई एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि दी V इज इक्वल टू आई आर। एक्सटर्नल इंटरनल पहला दूसरा कॉम्बिनेशन सबके लिए V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैं देखूंगी कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट है मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर करंट की वैल्यू तो होगी 2 एम्पेयर, और एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 7 ओम, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 14 वोल्ट। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, तो ये जो मेरे पास बैटरी है ना बच्चों, ये मेरे पास नॉन आइडियल बैटरी है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की वो 20 थी। तो इसने क्या किया, इसने यहां से लेके यहां तक तो 14 वोल्ट क्रिएट कर दिया, और बचा कुचा अपने अक्रॉस क्रिएट कर दिया विच इज 6 वोल्ट। दैट इज इट। तो कहने को डिफरेंट है लेकिन कहने को सेम भी है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर ही लग रहा है। जो जितने भी कंसेप्ट बताने थे ना, मैं तुम्हें सारे बता चुके हूँ। बस अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। जैसे हमें चुल हुई कि हम लोगों ने अभी तक जो नॉलेज गेन की है, आओ उसको सेल में अप्लाई करते हैं। तो जिन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है वो इंटरनल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेंगे, तो उनका जो भी ईएमएफ है वो इतना ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देंगे।
अगर मानो मेरे पास एक ऐसा सेल है जो नॉन आइडियल है, मतलब जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अगर उसकी ईएमएफ की वैल्यू कुछ है तो उसमें से कुछ हिस्सा बाहर जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्मेट में, जिसको एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है। बचा हुआ हिस्सा अंदर आएगा, जिसको इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है। बात बस इतनी है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मैं बोल दूंगी कि अगर मानो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना हो कि ये मेरे पास नॉन आइडियल सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है, और सर्किट में आई का करंट फ्लो रहा है, तो मैं बोलूंगी ई है वो रीजन जिसकी वजह से आई का करंट कैपिटल आर और स्मॉल आर के अक्रॉस फ्लो होगा। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ से आई की वैल्यू तुम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू दिस। क्या दिक्कत की बात है? दैट्स इट। अगर मेरे पास आई आ गया, अब तुम एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हो। जैसे कि लेट मी अज्यूम कि मैंने तुमसे पूछा कि भाई ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप है वो बताओ, तो तुम बोलोगे कि दी ये एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन भाड़ में जाए ना ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का क्या करोगे तुम लोग? उसी तरीके से तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ कितना इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, तो तुम बोलोगे इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कितना करंट है मल्टीप्लाइड बाय कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मानो मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं तो फॉर्मूला ये आ जाता है, बट व्हाट विल आई डू ऑफ दीज फॉर्मूलाज, व्हाट विल आई डू ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला? नथिंग। मुझे V इज इक्वल टू आई आर लगाना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑल। बस दैट इज इट। तो यहाँ पर ना एक और यहाँ पर एक टर्म आता है, जैसे ईएमएफ का एक टर्म मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया कि ईएमएफ वो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है जो एक बैटरी क्रिएट कर सकती है ना। अगर आइडियल सेल है तो उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी का ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। अगर वो नॉन आइडियल सेल है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसका अंदर भी आएगा और बचा हुआ बाहर जाएगा। वैसे ही एक और टर्म है जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मानो तुम सेल की एक प्लेट से लेके दूसरे प्लेट तक आओ तो तुम्हें कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, वही टर्मिनल पोटेंशियल है। तो बच्चों इसके फॉर्मूलाज नहीं होते, देयर आर नो फॉर्मूलाज हियर, एक भी फॉर्मूला नहीं है। अब V इज इक्वल टू आई आर से ऊपर लगाने से ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि चाहे एक ही सेल हो या फिर मेरे पास इस तरीके से दो सेल हो, मतलब समझो टर्मिनल पोटेंशियल का कि अगर मानो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाऊं तो मुझे कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये तो मेरा ओपन लूप आ गया। देखो ये तो मेरा ओपन लूप का एप्लीकेशन आ गया कि सबसे पहले तो मैं करंट निकाल लूंगी। करंट कैसे निकालूंगी कि भाई मेरे पास 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट की वजह से इस तरीके से आई का करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले आई का करंट फ्लो करेगा 2 ओम के अक्रॉस, फिर आई का करंट फ्लो करेगा 1 ओम के अक्रॉस। तो बेसिकली 24 वोल्ट की वजह से 3 आई का करंट फ्लो कर रहा है ना। आई का करंट फ्लो कर रहा है 3 ओम के अक्रॉस, तो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 8 एम्पियर। अब लगा भाई, ओपन लूप रूल लगा। अभी तुम्हारी टीचर ने सिखाया है, यहां से लेके यहां तक तो कुछ हुआ नहीं। मानो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो मैं निकाल रही हूँ वी ए माइनस वी बी। चलो यहां से लेके यहां तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर 2 ओम के अक्रॉस 8 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो ड्रॉप आया 16 का। यहां से लेके यहां तक कुछ हुआ नहीं। दिस गिव्स यू द आंसर। चाहे एक सेल हो मल्टीपल सेल हो, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। जैसे कि लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये देखो बच्चों मैंने 2 सेल लिए, इस सेल को मैंने ए सेल बोल दिया, इस सेल को मैंने बी सेल बोल दिया। देर आर नो फॉर्मूलाज। इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी। तो पहले मैंने तुमसे पूछा इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालो, फिर मैंने तुमसे पूछा इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालो। ठीक है, सबसे पहले करंट से शुरुआत करेंगे। तो करंट बच्चों तुम लोग देखो ना, ये वाली बैटरी भी बोल रही तुम करंट देख लो, करंट कैसे आएगा? इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में करंट है, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में करंट है, तो यहीं से मैं हिसाब लगा सकती हूँ कि करंट आएगा ऐसे। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो लगा लो, तुम क्लोज्ड लूप रूल लगा लो। क्लोज लूप रूल लगाओगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा कि 50 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी मिलके बोल रही है कि आई का करंट फ्लो करे 6 ओम के अक्रॉस, आई का करंट फ्लो करे 3 ओम के अक्रॉस, आई का करंट फ्लो करे 1 ओम के अक्रॉस। तो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आई का करंट 10 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा। तो आई की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। देखो अगर मानो मुझे कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस के टर्म्स में भी लिखना हो, तो यहां से लेके यहां तक कॉज आ गया मेरे पास कितना? 6 आई का।
यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं आया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक और कॉन्सिक्वेंस आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय आई का। इसी डायरेक्शन में 10 वोल्ट की बैटरी ड्रॉप क्रिएट कर रही है, तो एक कॉज आ गया 10 का। फिर मैं और आगे चली तो 3 ओम के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है आई की वजह से, तो एक और मेरे पास कॉन्सिक्वेंस आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय आई। बैटरी भी आ रही है जो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना चाहती है, तो एक और कॉज आ गया मेरे पास 50 का। सेम चीज आ रही है, तो तुम ये देखो ना, ये वाली बैटरी भी बोल रही है कि भाई इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो, ये वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो। तो जिस नेट पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से करंट आएगा वो 50 प्लस 10 हो गया, विच इज 60। द इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 60 की वजह से आई का करंट आएगा ऐसे, जो 6 के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा, 1 के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा, 3 के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा। तो आई की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ बच्चों, एक बार तुम्हारे पास आई की वैल्यू आ गई ना, अब चीजें सिंपल हो जानी चाहिए। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे कि मानो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल ए का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ए के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके ए के नेगेटिव टर्मिनल तक जाऊंगी और ड्रॉप मेजर करूंगी। मतलब मुझे वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू निकालनी है। निकालो बेटा। सबसे पहले ऐसे चले, कुछ नहीं आया, फिर ऐसे चले, कुछ नहीं आया, फिर ऐसे चले तो 6 एम्पियर का करंट फ्लो किया 6 ओम के अक्रॉस। तो ये मेरे पास कितना आ गया, कॉस कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रही, ओपन लूप लगा रही हूं मैं, है ना। तो यहां से लेके यहां तक गई, 6 ओम के अक्रॉस 6 एम्पियर फ्लो किया तो 36 वोल्ट आया। यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं आया। अब यहां से लेके यहां तक गई तो एक तो मेरे पास रेजिस्टर आ रहा है, 1 ओम का रेजिस्टर आ रहा है जिसके अक्रॉस 6 एम्पियर अगर फ्लो करेगा तो 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। दूसरा मेरे पास बैटरी आ रही है जिसके नेगेटिव टर्मिनल से लेके अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल तक जाऊं तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता है, तो ये मेरे पास -10 आ गया। मैं अब और चली आगे, दैट इज इट। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 36 प्लस 6 माइनस 10 विच गिव्स मी 32 वोल्ट एज द आंसर। एक बार जरा सा देखो, 32 वोल्ट गिव्स मी द आंसर। कि सबसे पहले यहां पर चले, कुछ नहीं हुआ, फिर यहां पर चले, फिर यहां पर चले, फिर यहां पर चले, फिर ऐसे चले। तो जब तुम ऐसे चले दोनों आए ना बच्चों, एक तो बैटरी आया जिसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाओ तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता है, तो -10। एक रेजिस्टर आया जिसमें इस डायरेक्शन में करंट है तो इसी डायरेक्शन में ड्रॉप है। 32 गिव्स मी द आंसर। 3 क्वेश्चन हो गए, सोचो, प्रैक्टिस सेशन नहीं है तब भी 3 क्वेश्चन हो गए ओपन लूप के ऊपर। एक और क्वेश्चन ये बन जाएगा जब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे बी के अक्रॉस। तो अब की बार हम लोगों को क्या करना है, बी के पॉजिटिव टर्मिनल से बी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाना है। तो ये जो पोटेंशियल होगा वी एक्स माइनस वी वाई, ये जो ड्रॉप होगा दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बी। चलो शुरू करो। सबसे पहले ऐसे चले तुम। अब बच्चों जब तुम ऐसे चले, अब जब तुम ऐसे चले तो दोनों रीजंस आए ना तुम्हारे पास। देखो जब तुम ऐसे चले दोनों रीजंस आए ना तुम्हारे पास। एक तो बैटरी आया जिसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हो तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता, तो -50। एक आ गया 3 ओम के अक्रॉस 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में ड्रॉप है, तो 6 एम्पियर 3 ओम के अक्रॉस अगर फ्लो करे तो 18 का ड्रॉप आता है। फिर यहां पर चले, कुछ भी नहीं आया, फिर ऐसे चले तो 6 ओम के अक्रॉस 6 एम्पियर का करंट 36 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करता हुआ। फिर तुम ऐसे आ गए, फिर तुम ऐसे आ गए, सो दिस गिव्स मी द आंसर विच इज बेसिकली -50 प्लस 54 विच इज बेसिकली 4 वोल्ट। एक बार देखिए, तुम्हारे सामने प्रैक्टिस सेशन ना होने के बावजूद तुम्हारे सामने 4 बार ओपन लूप लगा लिया, 3 बार क्लोज्ड लूप लगा लिया। दैट इज इट। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब बस जान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू करो और उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाओ, जो तुम्हें ड्रॉप देखने को मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल है। चाहे मेरे सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो या फिर मेरे सर्किट के अंदर 2 सेल हो, 1000 सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब सेम रहेगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से एक क्वेश्चन टाइप ये वाला आ जाता है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि फिर बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से। तो देखो बच्चों, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो करंट वरेंट पूछ लेंगे, तो उसके लिए तो मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं किरचॉफ वगैरह लगा लूंगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर मुझे
तुम्हें एक फॉर्मूला देना हो कि मानो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल है, जहां पर एक सेल ऐसे है जिसका ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, दूसरा मेरे पास ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। मैं इन सेल्स को मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई बताओ यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो तुम देख पा रहे हो कि इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में दो ही बैटरी है। पहली वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो, दूसरी वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो। तो मेरे पास E1 प्लस E2 इज गोइंग टू बी द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो ना, इस पूरे के मेरा सर्किट ही पूरा का पूरा लूप है। तो इस सर्किट में, इस लूप में दो ही सेल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो यार फिर ये बहुत ऑब्वियस सी बात आ जाती है कि दोनों का जो ईएमएफ है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी E1 प्लस E2, है ना। अब की बार मानो मैं इस तरीके से ना ये वाला चेंज कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड। मानो अगर मैं बच्चों ये वाला चेंज कर दूं, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं यार, इनके एक किसी का भी कंक्लूजन याद नहीं रखना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट ओनली फोकस ऑन हाउ वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट, द कंक्लूजन डज नॉट मैटर। जब तक मैं ना बोलूं ना ये फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला याद रखने वाला है ही नहीं। अगर मानो मैं तुम्हें ये वाला सिनारियो दे दूं कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है, अब बताओ व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले वाला सेल बोल रहा है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो, दूसरे वाला सेल बोल रहा है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो। ये बड़ा भाई था इसकी चल गई, ये बड़ा भाई था इसकी चल गई। तो इसका मतलब अब जो ईएमएफ कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आएगा बिल्कुल वेक्टर्स की तरह इस डायरेक्शन में आएगा, विच इज E1 माइनस E2। तो यहां पर पहले वाले सिनारियो में दोनों सपोर्ट कर रहे थे तो ईएमएफ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन आया E1 प्लस E2, बाद में नहीं सपोर्ट कर रहे तो E1 माइनस E2। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ यहाँ पर व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इट इज E1 माइनस E2। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो भाई दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। इनमें से एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है टर्मिनल पोटेंशियल में, इसमें से एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बेसिक्स ऑफ किरचॉफ एंड ओम्स लॉ, इफ यू नो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं, मैंने तुम्हें बोला 3 सेल्स हैं, तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो तुम देखो ना, मेरा ये जो सर्किट है एक लूप है, तो इजी हो जाता है। ये देखना कि भाई पहले वाला जो सेल है वो बोल रहा है इस डायरेक्शन में 3 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो, दूसरे वाला सेल भी बोल रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में 2 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो, लेकिन तीसरा वाला सेल बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में 2 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो। तो इस डायरेक्शन में नेट ड्रॉप 5 वोल्ट का है, इस डायरेक्शन में 2 वोल्ट का है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा 3 वोल्ट का, है ना। मोटा भाई जीत जाएगा ना। तो तुमने देखा कि भाई जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट, दैट्स इट। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अब तो खत्म ही है, अब तो तुम्हारे पास खत्म ही है। अब मानो तुमसे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछे तो सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 12 ओम। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 ओम। अगर तुमसे पूछा जाए करंट कितना है सर्किट में, तो भाई ईएमएफ कितना है सर्किट में, इट इज करंट कितना है सर्किट में मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। सर्किट में जो नेट ईएमएफ है उसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। करंट मुझे निकालना है, सर्किट के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 18 ओम। तो करंट सर्किट में कितना आया, 1/6 एम्पियर। ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ। देयर आर सम फॉर्मूलाज टू मेमोराइज, बट देयर आर सम फॉर्मूलाज दैट यू नेवर मेमोराइज। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, सॉल्व करो इसको।
वैसे ही मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें याद रखना है कि ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। EMF of the combination divided by internal resistance of the combination, it is going to be given by पहले वाले सेल का EMF divided by उसकी internal resistance प्लस दूसरे वाले सेल का EMF divided by उसकी internal resistance। ऐसे तुम EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन को निकालोगे। बाकी अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना पड़े तो तुम देख पा रहे हो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो आई कैन से 1 डिवाइडेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इट इज 1 बाय स्मॉल r1 प्लस 1 बाय स्मॉल r2। एक बार जरा सा देखिएगा, ऐसे मैं बोल रही हूँ, दिस फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में करा देती हूँ, मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये 10 वोल्ट है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, मैंने इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर लिखी हुई है। ये 5 वोल्ट है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, दोनों बताओ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाल लो, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो 1 बाय स्मॉल आर इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। तो स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 बाय 3 ओम। ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से निकलता है। ई कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब तुम्हें सब्सटीट्यूट करनी है चीजें। पहले वाले का जो ईएमएफ है 10 वोल्ट है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। दूसरे वाले का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 बाई 3 है, तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। 3E बाय 4 इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय 5 प्लस 5 बाय 4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 25 बाय 4, है ना। तो 3E की वैल्यू आ गई 25, E की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 25 बाय 3 वोल्ट। एक बार जरा सा देखिए, हाँ जी देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 25 बाय 3 वोल्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर मानो मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल को एक सेल से रिप्लेस करना हो, तो वो वाले सेल का जो ईएमएफ है वो आएगा 25 बाई 3 वोल्ट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी 4 बाई 3 ओम। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर। जैसे कि देखना, ये पैरेलल मैंने एक और कॉम्बिनेशन ले लिया, मैंने बोला कि भाई इसका ईएमएफ इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतने, ईएमएफ इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतने, ये 6 ओम से कनेक्टेड है। तो मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ यहाँ पर करंट कितना आएगा। सो व्हाट विल यू डू, तुम इसको एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करोगे ना, कि तुम बोलोगे यार दी ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमें। अगर हमारे पास एक सेल होता और उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती जो 6 ओम से कनेक्टेड होता, हम आपको तुरंत आंसर बता देते। यही सोचोगे ना तुम लोग, तो कर लो ना, ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाल लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाल लो, फिर करंट निकालते रहना। तो तुमने सोचा कि भाई चलो पहले यही करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो वो आया 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अब 2 ओम और 2 ओम अगर पैरेलल में हो तो 1 ओम आता है, तो तुम्हारे पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का 1 ओम है, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 1 ओम। अब तुम्हें ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है जो फॉर्मूला से आता है, विच इज ई कॉम्बिनेशन बाय आर कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू E1 बाय स्मॉल r1 प्लस E2 बाय स्मॉल r2। तो पहले वाले का ईएमएफ 10 है, दूसरे वाले का जो ईएमएफ है वो 6 है। पहले वाले के इंटरनल रेजिस्टेंस 2, दूसरे वाले के इंटरनल रेजिस्टेंस 2, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 1। इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आया E इज इक्वल टू 5 प्लस 3 विच इज 8 वोल्ट। तो मतलब इसको 8 वोल्ट की बैटरी लो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब ये सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल है, टॉपिक के ऊपर रह ले लीजा, ये सॉल्व करना मुश्किल थोड़ी है कि तुम्हारे पास ऐसे 8 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, जो इस तरीके से 6 ओम से कनेक्टेड है।
तो तुम बोलोगे कि भाई 8 वोल्ट ही वो रीजन है जिसकी वजह से आई का करंट 6 और 1 के अक्रॉस फ्लो करेगा। 6 वोल्ट की वजह से आई का करंट 7 ओम के अक्रॉस आएगा, तो करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? करंट की वैल्यू आ गई 8/7।